हेलो मामास एंड डाडास, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रांशु मुखर्जी है और मैं एक 15 महीने के बेबी बॉय की माँ हूँ। और मैं अपने इस चैनल पे अपनी मदरहुड जर्नी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर करती हूँ, सो दैट मदरहुड कहीं ना कहीं आप सबके लिए थोड़ा ईजी कर सकूँ। तो जैसे कि हम जानते हैं, और आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कफ, फीवर, कोल्ड, इन सब की चीज़ें देखी जा रही हैं। रिसेंटली हमारे घर पे भी तीनों बच्चों को कोल्ड एंड कफ, फीवर ये सब हुआ था। और हर पेरेंट की तरह हम भी काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी चिंता में थे कि कहीं ये क्या, ये नॉर्मल फीवर है, क्या ये नॉर्मल वायरल है या कोविड है। तो हर पेरेंट की तरह हमने भी अपने डॉक्टर से पूछा और हमने टेस्ट करवाए, बट लकीली हमारे बच्चे सेफ हैं। किसी को कोविड नहीं था, सबको वायरल फीवर ही था। तो इससे हमने ये सीखा कि तीनों बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को बिलोंग करते थे, उनके अंदर काफ़ी डिफरेंट सिम्टम्स थे। किसी को ज़्यादा खांसी थी, किसी को बहुत ज़्यादा कफ था, किसी को खाने में नॉर्मल को सब कुछ था कोई, लेकिन किसी को खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जिसको खाने में प्रॉब्लम थी उसको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जिसको खाने में प्रॉब्लम नहीं थी उसको सोने में प्रॉब्लम थी। काफ़ी अलग अलग तरह के सिम्टम्स थे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्रोच से मैंने ये इतने सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आप सबको बताऊं कि कोल्ड, कफ एंड फीवर, इन चीज़ों से जुड़ी चीज़ों को आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हो और अपने बेबी को कैसे कंफर्टेबल फील करवा सकते हो। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके बेबी को कोल्ड का फीवर, इनमें से कोई भी चीज़ है, तो आप बस अज्यूम ना कर लें कि आपके बेबी को नॉर्मल वायरल ही है और कोविड नहीं है। मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करके अपने बेबी को टेस्ट करवा लें कि आपके बेबी को कोविड नहीं है, ताकि आप श्योर हो जाएं और ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ कि आपको एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट अपने बेबी को देनी है। अगर आपके बेबी को इसके साथ किसी कोई डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपका बेबी 2 मिनट पहले एकदम एनर्जेटिक था लेकिन 2 मिनट में ही आपके बेबी को अचानक बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आप अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको साथ के साथ ही अपने बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्योंकि ये जो होम रेमेडीज़ जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको वायरल फीवर हुआ है और कोविड नहीं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो वो सोने में काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, परेशान होते हैं खुद भी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे कॉमन रीज़न देखा गया है वो ये है कि बच्चों की नाक बंद हो जाने की वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो सो नहीं पाते होते हैं। कई सारे केसेस में ये भी होता है कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं वो माँ का दूध नहीं पीना चाहते होते हैं, क्योंकि उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जब दूध पीना, उनको भूख लगी है बट वो फिर भी पी नहीं पाते होते हैं और वो रिजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि वो सक करने के लिए उनको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल रख के वो जो मैकेनिज्म होता है वो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपने बच्चों की नाक को क्लियर कर सकते हो ताकि उनको सांस लेने में और ब्रेस्ट फीड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला और सबसे ईजी सोल्यूशन जो है वो है सेलिन नेजल ड्रॉप्स का यूज़ करना। सेलिन नेजल ड्रॉप्स ओवर द काउंटर आपको किसी भी नॉर्मल मेडिसिन शॉप पे मिल जाएगी। उनको आप सेलिन नेजल ड्रॉप्स को आपको सिर्फ 2 ड्रॉप बच्चे की एक नाक में देना है, और वो आप दिन में जितनी मर्जी बार दे सकते हो, आप 8 से 10 बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे आपके बच्चे की नाक ऐसे 1 मिनट में क्लियर आउट हो जाती है। बट कई बार ये होता है कि जब आपके बच्चे की नाक के अंदर जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा सूख चुका है या थिक हो चुका है, तो उस केस में सेलिन नेजल ड्रॉप अपना काम नहीं कर पाती। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपने पहले सेलिन नेजल ड्रॉप दी है, उसके बाद आपको 30 सेकेंड तक वेट करना है, और उसके बाद आप नेज़ल एस्पिरेटर्स का यूज़ करके अपने बेबी के नाक के अंदर का जो म्यूकस है वो सक्शन क्रिएट करके बाहर निकाल लोगे। जनरली 2 तरह के नेज़ल एस्पिरेटर्स होते हैं, एक ये और दूसरा ये। तो चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये पिजन ब्रांड का है और
ये इसका कैप है, इसको इसमें कैप लगा के रखते हैं ताकि जर्म्स ना लगे। इसका कैप आप खोलोगे, उसके बाद ये वाला पोर्शन अपने बेबी की नाक पे लगाओगे। नाक पे लगाने से पहले जिस बात का आपको ध्यान रखना है कि नाक पे लगाने से पहले आपको उसको प्रेस कर लेना है, उसके बाद आप अपने बेबी के नाक पे लगाओगे और जैसे ही सक्शन धीरे धीरे छोड़ोगे तो वो आपके बेबी के नाक का जो म्यूकस है वो खींच के बाहर निकाल लेता है। वैसे ही ये जो दूसरा नेजल एस्पिरेटर है, इसमें आप ये वाला पोर्शन अपने बेबी के नाक पे लगाओगे और ये पोर्शन अपने मुंह में लेके इसको सक करोगे, जिससे यहाँ से सक्शन क्रिएट होगा और आपके बेबी के नाक का म्यूकस इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब आपको इस बात का डर नहीं रखना है कि वो जो बेबी के नाक का म्यूकस है वो आपके मुंह में आ जाएगा, क्योंकि आपने सक किया था, क्योंकि यहाँ पे नेजल फिल्टर्स लगे होते हैं। ये नेज़ोबडी ब्रांड का है और ये 20 एक्स्ट्रा नेजल फिल्टर्स भी, हाइजीनिक फिल्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप इनको चेंज कर सकते हो जब भी आप यूज़ करो, उसके बाद आपको दिखे कि ये गंदा हो गया है तो आप इसको खोलो और आप इसको चेंज करो। ये क्लीन करने भी बहुत ईजी है, आप इसको स्टेरिलाइज़र में भी स्टेरिलाइज कर सकते हो या सिंपली धो के उसको एक पानी के बोल में कुछ देर 2 मिनट बॉईल कर सकते हो, जिससे वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे। तो जो सेकेंड रेमेडी है वो है आपके बेबी का सिर आपको थोड़ा एलिवेटेड रखना है। जब आप अपने बच्चे को सुला रहे हो थोड़ा ऊंचा रखना है। उससे क्या होता है कि सिर ऊंचा रखने से ये होता है कि आपके बच्चे की नाक की जो एयरवेज है, एयर पैसेज है, वो क्लियर रहता है। आपके बेबी की नाक बंद नहीं होती है नींद में, जिससे आपका बेबी कंफर्टेबली सोता है, काफ़ी देर तक सोता है, कंफर्टेबली सोता है। ये चीज़ इवन बच्चों में ही नहीं, ये चीज़ बड़ों को भी काफ़ी हेल्पफुल लगती है जब बड़ों को कोल्ड एंड कफ होती है। तीसरी जो रेमेडी है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो ये है स्टीम। वो है स्टीम। और बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्टीम है वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों को स्टीम लेना बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं जब आप उनको स्टीम देते हो। बट फिर भी आपको ये चीज़ करनी है, बच्चों को थोड़ा फोर्स करके ही सही, बट आपको करनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर जो कफ, जो म्यूकस जमा होता है, स्टीम इनहेल करने से वो म्यूकस जो है पिघल जाता है और नाक के या वॉमिटिंग के थ्रू या पॉटी में वो कफ निकल जाता है बच्चों की बॉडी से। स्टीम देने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप स्टीम वेपोराइजर का यूज़ कर सकते हो। एक गैजेट है जो आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा। जो हमने किया था वो ये था कि हमने एक सॉसपैन के अंदर कुछ थोड़ा सा पानी बॉईल किया था और बच्चे को उसके पास रखा था, जिससे वो स्टीम बच्चे के अंदर बच्चा इनहेल करे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा वो स्टीम इनहेल करना चाहिए। आप जब ये चीज़ कर रहे हो तो आपको रूम के दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखने हैं ताकि रूम गर्म हो, ताकि वो स्टीम जल्दी ठंडी ना हो, पानी जल्दी ठंडा ना हो और वो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देर तक रहे। आपको फैंस नहीं चलाने हैं। जो चीज़ हमने एक एडिशनल की थी वो ये थी कि हमने बच्चे को पकड़ के उसके हाथ पैर अच्छे से पकड़ लेने हैं ताकि वो गर्म पानी में हाथ ना दे दे, उसका हाथ जले ना। आपको उसको अच्छे से पकड़ के खुद को बच्चे के साथ अंदर रखना है और टॉवेल से या किसी मोटी चादर से खुद को ढक लें और उसके अंदर वो पॉट, वो स्टीम का वो बर्तन आप लेके बैठे ताकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में आपके बच्चे तक स्टीम पहुँचे, जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली आपके बेबी के कफ को मेल्ट करेगा। चौथी रेमेडी है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है या फिर अगर आपका टॉडलर है जो 1 साल से ज़्यादा है जो ब्रेस्ट फीड करता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके ब्रेस्ट फीड करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब बच्चों को कोल्ड, जब सर्दी जुकाम होता है तो बच्चे ब्रेस्ट फीड, कई बार होता है कि बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहते होते क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको सांस लेने में इश्यूज हो रहे होते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपको उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, आपको उनकी नाक कैसे क्लियर करनी है। आप उनकी नाक क्लियर कीजिए और उसके बाद आप जितना ज़्यादा हो सके उनको ब्रेस्ट फीड कीजिए, क्योंकि एक माँ के बॉडी में ऑल टाइम एंटीबॉडीज होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उसके बेबी को पास ऑन होती है, जो वायरल फीवर, कोल्ड एंड कफ, इन चीज़ों को रिलीज करने में, इन चीज़ों से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। बट अगर फिर भी आपने सब नाक क्लियर करना ट्राई कर लिया, आप सारी दवाइयाँ टाइम पे दे रहे हो, बट फिर भी आपके बेबी को अनकंफर्टेबल लग रहा है जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहता, तो आप हमेशा ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको चम्मच से फीड कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो उसको स्पून फीडिंग कैसे करनी है तो मैं यहाँ पे ऊपर एक वीडियो लिंक कर दूंगी जिसमें मैंने बताया है बहुत अच्छे से कि आप कैसे अपने बेबी को स्पून फीड करो। आप वो वीडियो प्लीज़ देखिए और अपने बेबी को आप स्पून फीड कीजिए।
सर्दी जुकाम के साथ साथ वायरल फीवर एक और बिन बुलाया मेहमान अपने साथ लेके आता है, और वो है फीवर। लेकिन बच्चे की बॉडी गर्म लगने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को फीवर है ही। आपको श्योर होना है पहले कि आपके बच्चे को सच में फीवर है। उस मेडिसिन देने से पहले आपको उस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि सच में आपके बेबी को फीवर है। आप थर्मामीटर का यूज़ कीजिए, अपने बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर नोट कीजिए, 60 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। अगर आपको दिखे कि आपके बेबी का टेम्परेचर 100 से ऊपर है, आपको तभी अपने बच्चे को मेडिसिन देनी है। 100 से नीचे का मतलब फीवर नहीं होता, वो माइनर फ्लक्चुएशन होती है अपने हमारे बॉडी टेम्परेचर में, जो ऑल टाइम हो रही होती है। अगर आप एसी में बैठोगे आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, अगर आप बाहर निकलोगे तेज़ धूप में निकलोगे तो आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको फीवर है। तो अगर आपके बेबी को 100 से 102 के बीच में फीवर है, यानी कि आपके बेबी को माइल्ड फीवर है, हल्का फीवर है, तो आप अपने बेबी को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दीजिए। और अगर आपके बेबी को 103 से ज़्यादा फीवर हो जाता है तो आपको साथ के साथ अपने डॉक्टर को फ़ोन करना है और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी है। आप इसके साथ साथ अपने बेबी को ठंडी पट्टी भी कर सकते हो। एक कॉटन का कपड़ा लेके उसको नॉर्मल पानी में डिप कीजिए और उससे अपने बच्चे की पूरी बॉडी पोंछाइए बार बार, जब तक आपके बेबी की बॉडी का टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल नहीं आ जाता, तब तक आपको ये चीज़ करनी है। जो हमारी 6th रेमेडी है वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज, यानी कि सरसों के तेल की मसाज। सरसों के तेल की मसाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि जब हमको फीवर आता है, हमारी बॉडी में दर्द होता है, कपकपी फील होती है हमको, हमारी हड्डियों में दर्द होता है, और जब हम थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी को दबाते हैं, या कोई अगर हमारे पैरों को थोड़ा दबा दे, हमारे हाथों को थोड़ा दबा दे, हमको कितना रिलैक्स फील होता है। सेम चीज़ हमारे बच्चों के साथ भी है, बट बच्चों को तो कोप नहीं करना आता, उन चीज़ों से डील नहीं करना आता, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो जब आप अपने बच्चों को सरसों के तेल की मसाज देते हो, उससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है, उस पेन में बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, और वो कंफर्टेबल फील करके कई बार बहुत अच्छी नींद भी ले लेते हैं। तो एक चीज़ जो है वो आप इसमें कर सकते हो, एक चेंज वो ये है कि आप थोड़े से लहसुन की कलियां जो है वो उस तेल में डाल के उस तेल को हल्का गर्म कीजिए, और अपने बेबी को उस हल्के गर्म तेल से, गुनगुने तेल से मसाज कीजिए। तेल का टेम्परेचर आप पहले अपनी हथेली पे पीछे, हाँ हथेली के पीछे या रिस्ट के ऊपर पहले चेक कीजिए कि वो कहीं इतना गर्म तो नहीं कि आपकी बेबी की स्किन जल जाए। उसके बाद ही आपको अपने बेबी के बॉडी पे उस तेल से मसाज करनी है। 7th टिप जो है वो ये है कि आपको अपने बच्चे को हल्के कपड़े पहनाने हैं, ब्रीदेबल कपड़े पहनाने हैं। कई सारी बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो ये करते हैं कि बच्चों को जो फीवर आता है या सर्दी होती है तो वो मोटे मोटे कपड़े पहना देते हैं, हैवी कपड़े पहना देते हैं, रूम का फैन बंद रखते हैं, बच्चे को ढक ढक के सुला देते हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी। ऐसा करने से आपके बच्चे की बॉडी जो है वो ओवर हीट हो सकती है, और ओवर हीट होने के नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदे कम है। 8th टिप जो कि एक्चुअली एक मिथ है, जो कि बहुत से लोग करते हैं कि फीवर जब आता है बच्चों को तो वो अपने बच्चों को नहलाते नहीं हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके बच्चे को फीवर है, आपको फिर भी सर्दी जुकाम है, फिर भी आपको अपने बच्चे को रोज़ नहलाना है, क्योंकि नहीं नहलाने से वो जर्म्स बढ़ते हैं, जो कि सही नहीं है। आपके बच्चे को फ्रेश नहीं फील होता। नहलाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके बच्चे को फ्रेश फील होता है। आप अपने बच्चे को बंद रूम में एक अच्छी वार्म बाथ दीजिए, और फटाफट ला के अच्छे से पोंछ के, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के, या जो भी आप अपने बेबी के बॉडी पे लगाते हो उसको लगा के अपने बच्चे को सेफ अच्छे लाइट क्लोथ्स में ड्रेसअप कीजिए। उससे बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारी जो अगली टिप है, यानी कि 9th टिप है, वो ये है कि आपको अपने बच्चे के खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो उसको खिला रहे हो उसमें न्यूट्रिशन हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा बीमार है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। और आपको साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की बॉडी में सफिशिएंट लिक्विड जा रहा हो। अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फेड बेबी है, अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है जो सिर्फ दूध पीता है, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाइए। बट अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है और सॉलिड फूड स्टार्ट कर चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बेबी को कंफर्टेबल फूड जो ईजी टू ईट है, जो आसानी से खा सके, आसानी से निगल सके, आपको उसको ऐसा खाना देना है, लेकिन वो न्यूट्रिशन डेंस भी होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पिए। आप उसको खिचड़ी या दलिया ये सब चीज़ें दे सकते हो, उसमें सब्जियां दे सकते हो जिसको आप मैश कर दो, ताकि वो आपके बेबी के लिए खानी ईजी रहे।
और आपके बेबी को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जनरली ये होता है कि फीवर में जब हमको कोल्ड कफ होता है, हमारे गले में टॉन्सिल्स में हमको दर्द होता है, वैसे ही दर्द बच्चों को भी हो सकता है। तो जब आप इस तरह का खाना दोगे जो थोड़ा लिक्विडी होगा और इजीली वो निकल पाएंगे, तो उनको खाने में इजी रहेगा, जो कि वो अवॉइड भी नहीं करेंगे फिर। और मेरी लास्ट टिप है बेबी बेयरिंग, यानी कि आपके बेबी को आपको पास रखना है जितनी देर आप रख सकते हो, जितना ज़्यादा पॉसिबल है। ऐसा होता है कि जब आपका बेबी बीमार होता है तो वो डिस्कम्फर्टेबल फील करता है, लेकिन जब आप उसको अपने पास लेते हो, अपने गोद में लेते हो, तो वो चुपचाप हो जाता है, वो सो जाता है, उसको अचानक बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये बहुत नेचुरल, बहुत प्यारी सी चीज़ है। बट कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से बच्चों, पेरेंट्स के काम नहीं होते, पेरेंट्स को दूसरे काम होते हैं, माँ को दूसरे घर के काम है, फादर्स को ऑफिस के काम है, माओं को अपने ऑफिस के भी काम है। तो इन सारे केसेस में जब बच्चे इस वे में पूरा टाइम पास में रहना, गोदी में रहना चाहते होते हैं, तो उस केसेस में पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके दूसरे काम जो है वो पाइलअप हो जाते हैं, वो दूसरे काम नहीं कर पाते हैं। बट प्लीज़ ऐसा नहीं करना है आपको थोड़ा सा शांत रह के अपने बच्चे की सिचुएशन को समझना है। और वो डिमांड कर रहा है क्योंकि उसके लिए इस वक्त आप ही ऐसी चीज़ हो जो उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा रहे हो। तो अगर वो आपको डिमांड कर रहा है कि आप उसको गोद में लेके रखो, तो ठीक है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी आपको उसको अपने गोद पर रखना चाहिए। सो अब हम अपने वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि हमको डॉक्टर ने नमक के लिए कौन सी मेडिसिन दी थी शुरुआत से लेके अब तक, कोल्ड, कफ और फीवर के लिए। तो सबसे पहले मैं इस सेगमेंट को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी कि उसको 6 महीने से पहले कौन सी दवाई दी थी और 6 महीने के बाद कौन सी दवाई दी थी। तो 6 महीने से पहले जो उसको दवाइयाँ दी थी वो थी मैक्स्ट्रा ड्रॉप्स, लेवोलिन प्लस और लेवोलिन इनहेलर और P250। मैक्स्ट्रा ड्रॉप्स जो है वो तब हम उसको 10 ड्रॉप करके दिया करते थे। P250 हम उसको 12 ड्रॉप्स करके दिया करते थे। लेवलिन प्लस जो एक सिरप है वो हम उसको 2 ml करके दिया करते थे। और लेवलिन स्प्रे उसको 2 पंप्स, लेवलिन जो स्प्रे है वो इनहेलर है एक तरह का, वो आप अपने बच्चे के नाक पे लगाते हो, उसके 2 पंप्स आपको देने होते हैं 2-2 घंटे के गैप में। और धीरे धीरे आप वो जो गैप है उसको बढ़ाते जाते हो, यानी कि आपको शुरुआत के 3 दिन उसको 2-2 घंटे के गैप में देना है, फिर 3 दिन बाद आप उसको 4-4 घंटे के गैप में दोगे। ऐसे करके आपको धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना है, ताकि और ये जो इनहेलर है ये कफ को मेल्ट करके बच्चे की वॉमिट के थ्रू या बच्चे की पॉटी के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। 6 महीने के बाद जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी वो थी मैक्स्ट्रा सिरप, लेवलिन प्लस और लेवोलिन इनहेलर सेम था। P250 ड्रॉप्स की जगह P250 सिरप हो चुकी थी। और P250 सिरप डॉक्टर ने दी थी अगर उसको माइल्ड फीवर है, यानी कि 100 से 102 फीवर के बीच में है तो। और आईमॉल जो कि आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है, ये दवाई उसको दी थी जब उसको हाई फीवर हुआ था। लास्ट टाइम एक बार था जब उसको हाई फीवर हुआ था, तब डॉक्टर ने उसको आईमॉल दी थी। मैक्स्ट्रा सिरप हम उसको 5 ml करके देते थे। पैरासीटामोल भी हम उसको 5 ml करके ही देते थे। लेवलिन सिरप भी हम उसको 5 ml करके ही देते थे। और जो लेवलिन इनहेलर था वो सेम उसका वही मेथड है देने का, 2 पंप्स करके आप उसको 2-2 घंटे के गैप में दोगे और धीरे धीरे आप उस टाइम गैप को बढ़ाते जाओगे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आई होप इनमें से ये सारी टिप्स आप यूज़ करके आपके बेबी को कंफर्टेबल और जल्दी से ट्रीट करके हेल्दी कर सकते हो फिर से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का वायरल फैला हुआ है, ये जानकारी के बारे में जानना हर पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है जो आप कुछ अगर पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। हमारी बहुत अच्छी एक कम्युनिटी वहाँ पे तैयार हो रही है और नमक की काफ़ी सारी स्नीक पिक्स, काफ़ी रेगुलर अपडेट्स मैं वहाँ पे देते रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। सो हैप्पी मॉमी टाइम। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बाय।